आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11th के बच्चों के लिए। पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर होने वाला है और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरा का पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है, ठीक है? फर्स्ट बुक को हम कवर कर देंगे इस वीडियो में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले ये क्वेश्चन। जरूर देखिए वीडियो को अंत तक अच्छे से क्वेश्चन को समझने के लिए। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो लिए गए हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। ध्यान से समझे सभी क्वेश्चनों को। आते हैं हम क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल है 74 का जो पहला, उसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे देखिए जो 74 का जो आपका पहला है उसका संबंध है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद से, ठीक है? मंत्री परिषद मतलब राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाएगी, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद जो है होगा। राष्ट्रपति को जो भी सलाह देना उसके लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होता है? जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री, ठीक है? प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का प्रधान होगा और राष्ट्रपति जो है अपनी जो भी शक्ति है उसका प्रयोग जो भी करेगा वो मंत्री परिषद के अनुसार ही करेगा, ठीक है? और परंतु राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। मतलब कोई भी सलाह दिया है, मंत्री परिषद ने क्या दिया, राष्ट्रपति को सलाह दिया है। यहाँ पे राष्ट्रपति को इन्होंने सलाह दिया है, लेकिन राष्ट्रपति क्या इनको वापस भेज सकता है सलाह को? इस पे कहेगा कि आप जो है पुनर्विचार करिए। पुनर्विचार आप कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर दोबारा आप राष्ट्रपति के पास भेजेंगे इसको, तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अनुसार ही जो है कार्य करेगा। तो यहाँ पे यह है आर्टिकल जो 74 का पहला है, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद जो है सलाह देगा राष्ट्रपति को, और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और मंत्री परिषद है आपका, मंत्री परिषद जो है उसी के अनुसार जो है राष्ट्रपति कार्य करता है। नॉर्मली सी बात है, राष्ट्रपति के पास कोई शक्तियां नहीं होती है, होती भी है शक्तियां उसके पास कई सारी, लेकिन नाम मात्र की शक्तियां होती है, क्योंकि वो सभी शक्तियों का यूज करता है मंत्री परिषद के सलाह पर, ठीक है? तो यहाँ पे मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बारे में था। आगे आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपने देखे होंगे, अगर आपने हमारे जो है प्रैक्टिस पेपर आपको करवाया गया, आपके प्रैक्टिस पेपर जो है यहाँ तक कि 5 करवा दिए टोटल। बात करें पॉलिटिकल साइंस के, जरूर देख ले। पोल साइंस का जो है आपका 5 प्रैक्टिस पेपर करवा दिया, अभी तक किसी ने नहीं करवाया होगा आपको इतना, ठीक है? तो इन पेपर्स को जरूर जाकर सोल्व करें। और ये जो है दूसरा क्वेश्चन है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? तो इसके अंदर जो मंत्री है आपकी, जो भी मंत्री हो गए वो सब आते हैं जिनका जो है चुनाव होके होता है, ठीक है? चुनाव होके चुने जाते हैं, इनको 5 वर्षों के लिए इनको चुना जाता है जो भी इसमें होते हैं। दूसरा पॉइंट है समय से पहले भी हटाया जा सकता है इनको, और ये अपने कार्य में बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनको 5 वर्षों के लिए चुना जाता है और बाद में क्या पता इनको हटा भी दे, और बीच में भी जो है इनके कार्यकाल के दौरान भी इनको हटाया जा सकता है। वही स्थायी कार्यपालिका है, इसकी बात करें तो स्थायी कार्यपालिका में वे लोग आते हैं जो रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं, ठीक है? इसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका। इसके अंदर जो है वे लोग आते हैं जो रिटायरमेंट की आयु तक काम करते रहते हैं, और ये अपने कार्य में बहुत अच्छे होते हैं। और ये क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका जो है आपकी ऊपर वाली, ये स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका की मदद करते हैं। इसके अंदर जो आते हैं वो आ जाएंगे आपके IAS ऑफिसर्स, IPS आ जाएंगे, और भी जो है ऑफिसर्स इसके अंदर आ जाते हैं जो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, और ये इनकी मदद भी करते हैं किनकी, राजनीतिक कार्यपालिका की। तो यहाँ पे आप 4 नंबर में आपका आएगा, ये 6 नंबर का भी मैंने आपको बता दिया, तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित जो है कार्यपालिका, उसके प्रकारों का आपको वर्णन करना है। तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर 2 प्रकार है, एक संसदात्मक है और एक अर्ध अध्यक्षात्मक है, ठीक है? अब संसदात्मक में क्या होता है, सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वह विधायक में बहुमत दल का नेता होता है, और वह विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। वही अर्ध अध्यक्षात्मक जो सरकार की बात करें, कार्यपालिका की बात करें, तो यहाँ पे राज्य का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद तथा उसकी मंत्री, प्रधानमंत्री और उसका जो भी मंत्री परिषद है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको जाना और इसको जाना,
दो प्रकार थे इसके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित जो कार्यपालिका है उसका वर्णन। ये क्वेश्चन 2 नंबर में एक भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को जरूर रेडी कर ले जो आपको 2, 4, 6 तीनों में लगते हैं आएंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिए। प्रधानमंत्री की जो शक्तियां है वो क्या क्या है, तो देखिए जो भी मंत्रालय है उनको बांटते हैं ये। इनके पास मंत्री परिषद का जो है ये नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि ये मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, ठीक है, जिसे आप मुखिया कह सकते हैं। मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं। विभिन्न विभागों में क्या है, तालमेल जो स्थापित करना होता है प्रधानमंत्री का ही वर्क होता है। मीडिया तक इनकी पहुंच होती है। अगर आप न्यूज सुनते होंगे तो यहाँ तक है, आप जो है जो भी प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ आप जो है कोई भी बातें नहीं बोलेगा, कोई भी न्यूज चैनल नहीं बोलेगा, क्योंकि मीडिया तक जो है प्रधानमंत्री की पहुंच होती है। मंत्री परिषद को अभ्यस्त करना, ठीक है। विदेश यात्राओं में आपने देखा होगा, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का जो है प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का कार्य करते हैं। सरकार की केंद्रीय धुरी है वो, ठीक है, और अधिकारी वर्ग पर जो है अधिपत्य करते हैं और बहुमत दल के ये नेता होते हैं। तो ये मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं टोटल, और इसमें से आपको 6 पॉइंट जो आपको बहुत इजी लगे, जिसका आप एक्सप्लेन कर पाओ, वो आप 6 पॉइंट चुन लेना है और उसको अच्छे से जो है पेपर में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जाना कि प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां थी। आगे जानते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, राष्ट्रपति के। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूरे चैप्टर में जो है ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ये आपका पहले नंबर पे आता है ये क्वेश्चन, 6 नंबर में, ठीक है। राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहला जो विशेषाधिकार है इनका वो है पुनर्विचार का, ठीक है। जो भी पेश किया गया राष्ट्रपति के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद जो है उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जो भी विधेयक हो, कुछ भी हो, राष्ट्रपति के पास यहाँ पे भेजा गया। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ऐसे में जो है इसको वापस लौटा सकता है। पुनर्विचार यानी इनके पास जो है पुनर्विचार जो है भेजने का अधिकार है। जो भी विधेयक पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा से, बाद में वो जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति ऐसे में जो है उसको सही नहीं लगता तो उसको वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। पुनर्विचार के लिए कह सकता है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां है, ठीक है, या फैसले जो है देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्री परिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पे आपने जाना पहला पॉइंट, जहाँ पे जो है पुनर्विचार करने का अधिकार था इनके पास। दूसरे पे आते तो दूसरा है आपका राष्ट्रपति के पास क्या है, दूसरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, निषेधाधिकार, जिसको वीटो भी कहते हैं। वीटो की पावर है राष्ट्रपति के पास। देखिए अब वीटो कैसे यूज कर सकते हैं, दूसरा जो है राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, जिससे वह संसद के द्वारा पारित विधेयक को, धन विधेयक को छोड़ के, याद रखना इसको आपको, धन विधेयक को छोड़कर जो है उसके अलावा जो भी विधेयक है उसके ऊपर जो है स्वीकृति देने में विलंब कर सकते हैं या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दूसरा जाना, निषेधाधिकार है इनके पास। तीसरे पे आते हैं हम, तो तीसरा जो इनके पास तीसरे प्रकार का जो विशेषाधिकार है वो है कि ये कब पैदा होता है ये विशेषाधिकार, जब राजनीतिक परिस्थितियां खराब हो जाती है, ठीक है। राजनीतिक परिस्थितियां खराब हो जाती है, जैसे युद्ध हो जाए या और भी किन्हीं कारणों से जो है आर्थिक संकट आ जाए, ठीक है, खाद्यान्न की कमी आ जाए, तो इन चीजों में इनका यूज होता है। या बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर जैसे लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री को बहुमत नहीं मिला है तो वो चुनेंगे प्रधानमंत्री कौन चुनेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। और ये सबसे बड़ी शक्ति है इनके पास, प्रधानमंत्री को चुनने की यहाँ तक की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। देखिए तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी नेता को लोकसभा में क्या है, बहुमत प्राप्त ना हो, तो राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसके पास बहुमत का जो है समर्थन प्राप्त है और कौन सरकार बना सकता है और कौन सरकार चला सकता है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति तय कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा जो सबसे बड़ी शक्ति है इसके पास वो है प्रधानमंत्री को चुनने की। तो यहाँ पे 3 आपने देखा और ये 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। 6 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे इस चैप्टर से।
आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है उसका उल्लेख करना है आपको। तो मंत्री परिषद का ये निर्माण करते हैं, विभागों का बंटवारा करते हैं, मंत्री परिषद है उसका पुनर्गठन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होते हैं ये। राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होते हैं सदन की नेता और सरकार के मुखिया। ये आप पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जो इससे पहले मैंने आपको बताया था शक्ति वाला आपका प्रधानमंत्री की शक्ति वाला क्वेश्चन था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको जो है बहुत अच्छे से अगर एक आपने रेडी कर लिया तो आप दोनों कर लेंगे, क्योंकि मंत्री परिषद की भूमिका जो मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में जो पूछा गया प्रधानमंत्री की भूमिका या प्रधानमंत्री की शक्तियां, लगभग जो है आप उसके अंदर भी कुछ पॉइंट आपको दिखेंगे, इसके अंदर भी वही पॉइंट दिखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर रेडी करके जाना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा की किन्हीं दो विशेष शक्तियों के बारे में पूछा गया। तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, सबसे पहली शक्तियां जो है धन विधेयक जो है केवल जो है लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और वहीं से जो है वो संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा जो है मंत्री परिषद जो होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो दो शक्तियां आपने देखी इनकी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। आगे जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सरकारी व गैर सरकारी विधेयक से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सरकारी विधेयक वे विधेयक होते हैं जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, ठीक है। विधेयक क्या होता है मैंने कई बार आपको बताया, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी तो। और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, इसके अंदर वे विधेयक होते हैं जो सरकार के मतलब मंत्री के द्वारा नहीं, गैर सरकारी विधेयक मतलब जो संसद का कोई अन्य सदस्य पेश करता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों क्लियर हो गया, एक तो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं और एक संसद का कोई अन्य सदस्य पेश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 2 नंबर के एक क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्यों। तो राज्यसभा की तुलना में लोकसभा अधिक शक्तिशाली क्यों है। तो देखिए लोकसभा का जो चुनाव होता है भारत में, जैसे संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, उसके कारण क्या है लोकसभा को अधिक शक्तिशाली है। और एक पॉइंट ये भी है कि जो लोकसभा में जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। और इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति तक प्राप्त है, इसलिए जो है लोकसभा अत्यधिक शक्तिशाली है राज्यसभा की तुलना में। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा का सदस्य अगर होना है तो एक प्रत्याशी में किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, किन्हीं 4 को बताना है। देखिए लोकसभा का सदस्य अगर बनना है तो भारत का नागरिक तो होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा है उसकी उम्र जो होनी चाहिए 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है वह किसी लाभ के पद पर ना हो और वह पागल या दिवालिया ना हो और उसके ऊपर कोई अदालत द्वारा जो है अपराधी घोषित नहीं किया गया हो, ठीक है। तो ये इससे जो है आप अगर ये योग्यता है तो आप क्या है लोकसभा का जो है सदस्य जो है बन सकते हैं, ठीक है। लोकसभा सदस्य में आप चुने जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ये योग्यता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कानून बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा इस चैप्टर से जो 6 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि कानून किस प्रकार बनता है। तो देखिए कानून बनने से पहले वो विधेयक होता है, मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। अब कानून बनता कैसे, तो संसद का प्रमुख कार्य क्या अपनी जनता के लिए सबसे प्रमुख कार्य है, उसको जो संसद है उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है अपनी जनता के लिए कानून बनाना। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया जो है हमारे संविधान में भी दी गई है जिसके अनुसार जो हम कोई भी कानून हो बना सकते हैं। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कानून बनने की प्रक्रिया में किसी भी देश को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को ही विधेयक कहते हैं। अब देखिए कोई भी कानून होता है उससे बनने से पहले वो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, ठीक है। वो कोई भी विधेयक आया वो लोकसभा में जा सकता है या राज्यसभा में जा सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी याद रखना है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है, ये याद रखना है। उसके अलावा जो भी कोई भी कानून बनने जा रहा हो तो वो क्या होता है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपने 2 तीर देखे तो ये अभी इस समय जो है इसके दौरान जो भी लोकसभा राज्यसभा में ये चल रहा है, इधर से उधर जा रही है फाइलें, अभी जो भी कानून बनने वाला है वो विधेयक है, ठीक है। वो क्या है विधेयक, अभी ये कानून नहीं है। इसके बाद भी राष्ट्रपति के पास भी जाएगा, अभी भी ये विधेयक ही है। जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तब ये विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन ये बनता कैसे है सबसे पहले ये बात करते हैं।
तो संसद के किसी भी सदन में जैसा कि मैंने आपको बताया विधेयक जो है प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रस्तुत जो किए गए विधेयक पर चर्चाएं होती है। फिर इसमें जो तीसरा चरण आता है उसमें क्या मतदान होता है। फिर ये सेम वैसा ही जो है इसमें जैसे ये लोकसभा में है, अब राज्यसभा में भी सेम होगा वैसा ही। अगर विधेयक एक सदन में पास हो जाए तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। वहां में वह उनमें भी जो है वहां पर भी यही प्रक्रिया होती है, उनके ऊपर चर्चाएं होगी, फिर उनके ऊपर मतदान होगा और अंत में क्या होगा, राष्ट्रपति का जो सिग्नेचर होते ही विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये है कानून बनने की प्रक्रिया। आई होप कि आपको समझ आ गया हो, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है 11वां हो गया आपका, 12वें पे आते हैं। 12वां है राज्यसभा और लोकसभा में अंतर पूछा गया। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, ये 6 नंबर में भी, 4 नंबर में भी, या सिर्फ राज्यसभा को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है या लोकसभा को। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना है। राज्यसभा की बात करें तो इसमें सदस्य की संख्या 250 होती है, ठीक है, और 12 जो भी सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति जी चुनते हैं और 238 सदस्य जो बचे हुए इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो इन्हें चुना जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो निर्वाचन होता है वो 6 वर्षों के लिए किया जाता है और यह एक स्थायी सदन है। इसमें जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, मतलब जो 12 सदस्य मैंने आपको बताया ये कहां-कहां से आते हैं, साहित्य से आएंगे, विज्ञान से आएंगे, कला से, समाज सेवा के क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो ये था राज्यसभा। लोकसभा की बारे में बात करें तो लोकसभा जो है, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, ठीक है, और ये ऊपरी सदन है। मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया आपको, जो मेन चीज है मैंने आपको ये बता दी है। तो यहाँ पे अगर लोकसभा की बात करें तो 550 सदस्य हो सकते हैं ज्यादा ज्यादा। अभी वर्तमान में बात करें तो 543 है। आप गूगल करके एक बार देख लेना, क्या पता चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन अभी 543 ही है जहां तक लग रहा है। 2 सदस्य जो है इसमें भी राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि 543 जो सदस्य है ये 2 सदस्य छोड़कर है राष्ट्रपति के, ठीक है, तो उसमें जो है इस 2 सदस्यों को जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, फिर भी आप 550 में हो सकते हैं, 550 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 545 अभी लगभग हो सकता है। आप एक बार गूगल कर लेना, देख लेना है कि क्या है, ठीक है, कितने सदस्य अभी के समय पर है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है जनता द्वारा होता है प्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसीलिए वो राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और इसको समय से पहले भी हटाया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण लोकसभा को अधिक शक्तिशाली दी गई है, क्योंकि इनका भी जो भी निर्वाचन, जो भी सदस्य होते हैं, इनका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। तो ये मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका संसद के कार्य। इस चैप्टर से निकलने वाला दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, संसद के क्या कार्य है। तो देखिए विधायी कामकाज, इसमें क्या होता है, संसद जो है पूरे देश या देश के किसी भी भाग के लिए जो है कानून बनाने का कार्य करता है और ये सबसे प्रमुख कार्य है इसका, ठीक है, सबसे प्रमुख कार्य है कानून बनाना। दूसरा क्या है, संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उस पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। यानी संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। तीसरा जो काम है वो है वित्तीय कार्य, यानी सरकार को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसा कि आपको पता है। इन कामों के लिए जो भी पैसे खर्च होते हैं कहां से आता है। प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार को या कोई नया प्रस्ताव लाए तो जो है उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे जो है सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। तो यहाँ पे वित्तीय कार्य में आपने ये जाना कि पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे कितने खर्च हुए, जो भी राज्य सरकार है वो कर वसूली करती है तो उसका कितना जो है जाएगा, ये सारी चीजें होती है। आगे देखते हैं प्रतिनिधित्व। संसद के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूह के अलग अलग विचारों की प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। 5वां जो है बहस का मंच है संसद। आपने टीवी में कई बार देखा होगा, बहस चलती रहती है दोनों तरफ से पूरे दिन। संसद देश में वाद विवाद का जो है सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाली किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय की प्रक्रिया की आत्मा है।
तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना कि किस प्रकार, जैसे क्वेश्चन एक भी पूछा जा सकता है, संसद में किस बहस का मंच किस प्रकार जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, कोई एक भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। संवैधानिक कार्य, तो संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का एक संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपने देखा संवैधानिक कार्य है इनका, जहाँ पे कोई भी संविधान में संशोधन करना, तो मैंने आपको प्रक्रिया बता रखी है, कानून कैसे बनता है या संशोधन कैसे होता है, वो भी उसी के जरिए होता है। आगे है निर्वाचन संबंधी कार्य, यानी संसद चुनाव संबंधी कार्य भी करती है। ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। न्यायिक कार्य में आ जाएगा भारत के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपने जाना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका जो है संसद के क्या क्या कार्य है। आपके जो ये कार्य मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, एक आपका राष्ट्रपति वाला हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका रोल्स का न्याय का सिद्धांत पूछा गया। आप क्वेश्चन आगे पीछे हो गए गलती से, ठीक है, तो वो उस पे आपको फोकस नहीं करना है। रोल्स का न्याय का सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। तो देखिए इन्होंने अज्ञानता के आवरण द्वारा जो है रोल्स ने न्याय का सिद्धांत जो है दिया है। इन्होंने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अगर यह अनुमान नहीं होगा कि उसकी समाज में क्या हैसियत है, क्या स्थिति है, और उसे समाज जो है संगठित करने का कार्य या नीति निर्धारण करने को दिया जाए, तो वह अवश्य ही मतलब ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी। तो इन्होंने न्याय का सिद्धांत कुछ इस तरह से दिया है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका जो है किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है। अपने विचार जो है तर्क सहित लिखना है। तो देखिए जनहित याचिका है क्या, मैंने आपको कई बार बता रखा है। 1970 में करीब आई थी ये, और 1980 में लोगों को जो है इसके बारे में पता चला था सही से, ठीक है। और यहाँ पे जो है जनहित याचिका थी क्या, तो ये इसमें जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं होता है कि जो पीड़ित पक्ष है वो खुद अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं जो न्यायालय द्वारा जो है पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता जिसके ऊपर जो है जो पीड़ित पक्ष है वो खुद अदालत में जाए, कोई नागरिक भी जा सकता है या खुद जो है न्यायालय द्वारा जो है पीड़ित पक्ष के पक्ष में जो है दायर मुकदमा जो है दायर किया जा सकता है, ठीक है। ये जनहित याचिका हो गया। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर उसके पद से हटाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया बताना है। तो सबसे पहला महाभियोग द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है। अयोग्य अगर ये घोषित हो गए तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। अगर संसद में जो है विशेष बहुमत जो है प्राप्त हो जाए, ठीक है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित हो जाए, तब भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। और चौथा है दोनों सदनों में विशेष जो है बहुमत के बाद, ठीक है, बहुमत के बाद जो है इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। आगे आते हैं न्यायपालिका व संसद के बीच विवाद के क्या मुद्दे। तो न्यायपालिका और संसद के बीच जो है विवाद के क्या मुद्दे, तो संपत्ति को लेकर, जो संपत्ति के अधिकार है उसको लेकर इनके बीच विवाद रहता है। संसद की संविधान को संशोधन करने की शक्ति के संबंध में जो है इनके पास इनके जो बीच है विवाद रहता है। मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता इनके बीच। निवारक नजरबंदी कानून और नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून में, इन सब में जो है इनके बीच विवाद है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन करना है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, आपको हाई कोर्ट जो एक ही है हमारा, ठीक है, दिल्ली में, तो उसके बारे में आपको बताना। तो इसके फैसले जो है सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। आप देखते होंगे कोई भी मूवी हो गया या आपने रियल में भी देखा हो, समाचार में भी देखा होगा, कोई भी हो छोटी अदालत में जाता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी में जाता है सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। इसका फैसला सबको मानना पड़ता है, ये लास्ट होता है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से भी हटा सकता है, उनका तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा जो है अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे जो मुकदमे हो उनको दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। तो ये जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार जो है सुनिश्चित किया गया, आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर में भी दिया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब संविधान ने किस प्रकार जो है न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित कर रखी है। देखिए
यहाँ पर दलगत राजनीति की भूमिका को दूर रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्तियों में जो है विधायिका को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, अब न्यायाधीश है उसको चुनने के लिए जो है आप मतलब चुनाव नहीं कराया जाता, इनका विधायिका को भी सम्मिलित नहीं किया जाता। न्यायाधीश को जो है अगर नियुक्त होने के लिए होना है तो किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए, और अनुभव भी कितना, 15 साल 20 साल, ठीक है, करीब इतना जो है अनुभव होना चाहिए। अनुभव के दम पर ही जो वो न्यायाधीश चुना जा सकता है। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। इनका जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, और न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद जो उनके द्वारा वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये चीजें जो है संविधान द्वारा जो है अलग से इसकी जो स्वतंत्रता है वो दी गई हुई है। आगे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट मैंने आपको बताया, उसका सर्वोच्च जो क्षेत्राधिकार है क्या क्या है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार में वो आते संघ और राज्य के बीच जो भी विवादें हैं उनको निपटारा करना, और राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करना इनका। ठीक है, दूसरा अपीली क्षेत्राधिकार, दीवानी फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे की अपील पर सुनवाई करना। अगला है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, जनहित मामले तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, कई सारे रीट जो है ये जारी करते हैं जिसमें आपके नाम लिखे हुए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेक्षण, ठीक है, अधिकार प्रसार, ये सारी चीजें जो है ये जारी करके जो है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में आते हैं। और लास्ट है विशेषाधिकार, इसमें जो है भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर जो है स्पेशल लेख पिटीशन के तहत जो है की गई जो सुनवाई है उसके ऊपर जो है सुनवाई करने की शक्ति है। मतलब किसी और जो है न्यायालय में चल रहा मुकदमा है उसको अपने पास मंगवा सकते हैं, या उनके ऊपर सुनवाई, अपील पर जो है सुनवाई करने की शक्ति है इनके पास। तो ये था आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये थे आपके फर्स्ट बुक से निकलने वाले टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको कवर करवा दिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का जो है साइड में, राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके जो है बेल का आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आप देख पाओगे और हमारी वीडियोस देख पाओगे। ठीक है, यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।